हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने डायबिटीज का क्योर डिस्कस किया था, तो उस वीडियो पर एक कमेंट आया कि सेल थेरेपी से क्योर की बात तो हर कोई चैनल कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि सेल थेरेपी है क्या और कब तक आम लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। नंबर 1, सेल थेरेपी क्या है। नंबर 2, अभी तक इसका सक्सेसफुल यूज किन किन डिजीजेज में हो चुका है। नंबर 3, इसको कॉमन पब्लिक तक लाने में क्या चैलेंजेस हैं। और लास्ट में, कब तक ये अवेलेबल हो सकती है आम लोगों के लिए। दोस्तों, सेल थेरेपी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सेल क्या है। सेल या कोशिकाएं हर जीवित चीज का निर्माण करती हैं। प्रत्येक सेल के अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि वो किस प्रकार की सेल होगी और वह सेल कैसे व्यवहार करेगी। सभी व्यक्ति सेल्स के एक ग्रुप से शुरू होते हैं और शरीर के हर अंग और टिश्यू के लिए नींव सेल ही होती है। इन सेल्स को स्टेम सेल्स कहा जाता है, जो इमेच्योर सेल्स होती हैं और जो डिवाइड होकर शरीर की आवश्यकता के अनुसार कई विभिन्न प्रकार की मैच्योर और स्पेशलाइज्ड सेल्स में बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेल ग्रोथ, डिवीजन और डिफरेंशिएशन की प्रक्रियाएं जटिल हो सकती हैं। जब सेल्स पुराने हो जाते हैं या डैमेज्ड हो जाते हैं तो वो आमतौर पर मर जाते हैं और नए सेल्स बनाते हैं जो विभाजित होकर उनकी जगह ले लेते हैं। हालांकि कभी कभी शरीर सेल चेंज और डैमेज सेल को पहचानने में असमर्थ होता है और एक डैमेज सेल और चेंज डीएनए के साथ पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। डीएनए में परिवर्तन हमारी सेल्स के कार्य करने के तरीके को बदल देता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये चेंजेस इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, उम्र के साथ बढ़ने के भी साथ हो सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल कारकों की वजह से भी हो सकते हैं। तो कई मानव बीमारियां हमारी सेल्स के ठीक से फंक्शनिंग ना करने के कारण ही होती हैं। तो दोस्तों, समझते हैं सेल थेरेपी क्या है। सेल थेरेपी का मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट में ऑटोलोगस या एलोजेनिक सेलुलर मटेरियल को ट्रांसफर करना फॉर मेडिकल पर्पसेस। मतलब अपने खुद के सेल्स या किसी और के सेल्स यूज करके बीमारी का इलाज करना। आसान भाषा में ये नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, और ये सेल्स को यूज करता है ऑर्गन डोनर्स की जगह, जो डोनर्स मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। साल 1889 चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन सेकार्ड द्वारा पहली बार सेल थेरेपी के अभ्यास का विटनेस बना, जो उस समय हार्मोन थेरेपी के अग्रणी थे। आज सेल थेरेपी में निरंतर विकास हो रहा है, जिसमें सेफ्टी और एफिकेसी के लिए चल रहे अनुसंधान शामिल, और वैश्विक बाजार का आकार 2021 में 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2028 में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो सेल थेरेपी दो तरह की हो सकती है, एक तो ऑटोलोगस और दूसरी एलोजेनिक। ऑटोलोगस का मतलब है कि अपनी ही बॉडी के स्टेम सेल्स निकाल के उसको प्रोग्राम करके वापस से अपनी बॉडी में डाल देना। अपने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के दौरान अपने शरीर के सेल्स का उपयोग करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जो किसी डोनर से लिए हुए स्टेम सेल्स की तुलना में अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, तो डोनर की सेल्स और आपकी अपनी सेल्स के बीच जो इनकम्पैटिबिलिटी की चिंता है वो नहीं रहती। यदि आपका शरीर पर्याप्त बोन मैरो सेल्स का उत्पादन कर रहा है, तो ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का विकल्प हो सकता है। उन कोशिकाओं को कलेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें फ्रीज करके उपयोग के लिए स्टोर किया जा सकता है। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में पेशेंट के अलावा किसी और से प्राप्त स्टेम सेल को उपयोग किया जाता है। दान की गई स्टेम सेल्स किसी संबंधित व्यक्ति या रोगी से असंबंधित व्यक्ति से आ सकती हैं। तो आइए अब देखते हैं सक्सेसफुल यूज किन किन डिसीजेज में हुआ है। तो सेल थेरेपी काफी डिसीजेज में सक्सेसफुल हुई है और काफी डिसीजेज में अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। सबसे पहले ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, सिकल सेल डिजीज, इसमें ये कॉमनली यूज होती है। फिर आते हैं हमारे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स, जैसे सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। फिर ऑकुलर डिजीजेज आती हैं, जिसमें आता है लिम्बल स्टेम सेल डिफिशियंसी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। फिर कार्टिलेज और बोन रिपेयर में काम आती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और बोन फ्रैक्चर्स। देन हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, पार्किंसन डिजीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। फिर हार्ट डिजीजेस में मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम नॉर्मली हार्ट अटैक कहते हैं, तो इनमें यूज रिपोर्टेड है। देन रीजनरेटिव मेडिसिन के अंडर भी बहुत सारी सक्सेसफुल थेरेपीज हैं, जैसे स्किन सब्स्टिट्यूट फॉर डायबिटिक फुट अल्सर्स, फाइब्रोब्लास्ट इंजेक्शन फॉर रिंकल्स, और कॉर्ड ब्लड ड्राइव्ड हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स फॉर हेमाटोपोइटिक सिस्टम डिसऑर्डर्स।
ब्लड डिसऑर्डर्स में सक्सेसफुली यूज होने के बावजूद भी बाकी डिजीजेस के लिए इसे आम पब्लिक तक लाने में कुछ चैलेंजेस हैं। इनमें से कुछ हैं टेक्निकल चैलेंजेस। रिलायबल और सफिशिएंट सेल सोर्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स फॉर डायबिटीज। ट्रांसप्लांटेशन की जो टेक्निक्स हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। देन हमारा इम्यून रिजेक्शन आता है। इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांटेड सेल्स को रिजेक्ट कर सकता है। इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स की जरूरत होती है जो साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं। फिर है कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी। अभी सेल थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव है और कभी कभी करोर्स में इसकी कॉस्ट आती है। स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है और इंश्योरेंस कवरेज भी इस केस में लिमिटेड है। देन रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। रिगरस टेस्टिंग और अप्रूवल प्रोसेस बहुत टाइम और इन्वेस्टमेंट लेते हैं। और पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। ऐसा पेशेंट सेल थेरेपी के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स की जरूरत होती है। देन मैन्युफैक्चरिंग स्केलेबिलिटी। लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन के लिए सेल्स प्रोड्यूस करना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो आइए बात करते हैं कि ये कब तक अवेलेबल हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सो पहले से ही कुछ ब्लड कैंसर्स और इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अगले कुछ वर्षों में इसमें और सुधार की उम्मीद है। देन मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। तो विभिन्न स्थितियों में क्लिनिकल ट्रायल्स में इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसमें GVHD जैसे कुछ एप्लीकेशन के लिए अगले 5 से 10 वर्षों में व्यापक उपयोग के लिए आशाजनक परिणाम दिख रहे हैं। देन आता है हमारा पैनक्रियाटिक आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल्स में है। क्लिनिकल ट्रायल्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के आधार पर ब्रॉडर अवेलेबिलिटी में 1 और दशक लग सकता है। देन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स मैकुलर डिजनरेशन के लिए अर्ली ट्रायल स्टेजेस में हैं और यदि परिणाम सकारात्मक होते हैं तो अगले 5 से 10 वर्षों में व्यापक उपयोग की संभावना है। देन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और पार्किंसंस रोग के लिए सेल थेरेपी प्रारंभिक परीक्षणों में है। व्यापक उपयोग में कम से कम 1 दशक का समय लग सकता है। तो अगर हम समरी में बात करें तो शॉर्ट टर्म में मतलब अभी जो उपयोग में है और अगले 5 साल में हो सकती हैं, तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और MSCs फॉर इम्यून डिसऑर्डर्स एंड ब्लड डिजीजेस में एडवांसेस एक्सपेक्टेड हैं। 5 से 10 सालों में डायबिटीज, कुछ हाई डिजीजेस और कार्टिलेज एंड बोन रिपेयर थेरेपीज का ब्रॉडर एप्लीकेशन हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म है जिसमें 10 से ज्यादा साल लग सकते हैं वो हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, हार्ट डिजीजेस और कॉम्प्लेक्स थेरेपीज का वाइड स्प्रेड यूज। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल डिस्कशन ऑन सेल थेरेपी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।